ओके, सो वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बेटा अब ज़ीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल को हम समझने के बाद आगे चलेंगे पॉलिनोमियल में, और हमारा अगला टॉपिक रहेगा रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है बेटा, इस थ्योरम को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली इस थ्योरम ने कहा क्या है, हमें वो चीज़ आज समझना ज़रूरी है ना। थ्योरम याद करना हमारा मेन पर्पस नहीं है, थ्योरम को समझना मेन पर्पस है कि थ्योरम किस बेस पे बनी है। उसको समझने से पहले हम इसमें दो चीज़ पढ़ने वाले हैं। एक तो हम पढ़ने वाले हैं इसमें रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। बेटा क्लास 8th में फैक्टराइजेशन टॉपिक में हमने कुछ डिवीजन्स पढ़े थे, कुछ याद आ रहा है? अगर आपके पास बुक हो तो आप क्लास 8th में फैक्टराइजेशन चैप्टर में देखेंगे कि उसमें हमने कुछ डिवीजन्स करे थे, है ना। तो थोड़ा सा वो कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं, देन आफ्टर हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे डिवीज़न के बारे में। और जब हम छोटे थे बेटा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं हम। जैसे जब हम बहुत छोटे थे तो हम कुछ डिवीजन्स करते थे अलग अलग तरीके के, जैसे 15 डिवाइडेड बाय 3, ऐसे बहुत करें हमने। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, मैं लिखते हैं 15 डिवाइडेड बाय 3, है ना। इस तरीके के हमने बहुत सारे डिवीजन्स करे हैं, और फिर इसको हम इस तरीके से डिनोट करते थे, है ना। इस टाइप में हम डिनोट करते थे। तो इसमें अब हम एक नई चीज़ भी सीखेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है बेटा, आज हम इन दो चीज़ की स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं, हमने छोटेपन में, बचपन में कुछ इस तरीके के डिवाइड करे हैं, है ना। जिसमें ये एक तरीके से मैं 18 को मोनोमियल कह सकता हूँ, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं सर। और 3 को भी मोनोमियल कह सकता हूँ, एक ही तो टर्म है। आप कहोगे सर 18 तो इंटीजर है और 3 भी इंटीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पॉलिनोमियल की फॉर्म में मैं इसको एक मोनोमियल कह सकता हूँ, नहीं कह सकता हूँ? तो आंसर है हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही टर्म है। ठीक है, अच्छा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता था, फिर 3 डिवाइडेड बाय 3, फिर एक नंबर से मल्टीप्लाई करते थे हम, 3 6 18 एंड वी गेट द रिमाइंडर 0, है ना। और देखते हैं, जैसे मैं 19 डिवाइडेड बाय 5 करूँ, है ना, तो इसको हम कैसे करते थे, 5 3 15, 4 रिमाइंडर बच गया हमारे पास, है ना। 5 3 15, 9 - 5 4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तो बेटा क्या थे, यहाँ तो नंबर्स हैं। अब अगर मान लो यहाँ पे वेरिएबल्स आ गए, अब क्या होगा, जैसे मान लो 2x अपॉन x आ गया, 2x अपॉन x आ गया, तो हम इसको कैसे डिवाइड करेंगे? तो आप कहोगे सर मैं इस 2x को ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2 × x अपॉन x, है ना। तो x कट गया, तो क्या बचा मेरे पास 2। एक तरीका तो ये है, समझ में आ रहा है ना बेटा। दूसरा तरीका क्या है, अच्छा एक बात और बताओ फटाफट, x² को हम क्या लिख सकते हैं, x × x, वेरी गुड। दूसरा तरीका क्या है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ। अब अगर मुझे इसको इस फॉर्मेट में डिवाइड करना हो, जो कि हम यही फॉर्मेट का डिवीज़न हम सीखेंगे, तो मैं अब यहाँ पे x का ऐसे किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे मुझे 2x मिल जाए, बताओ। तो उसको बताने का तरीका क्या है कि हम इसको सबसे पहले इस फॉर्मेट में सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में सॉल्व कर लेंगे हम, ठीक है। तो 2x अपॉन x, ठीक है, x से x कट गया, बचा क्या मेरे पास 2। तो इसका मतलब यही है कि मैं यहाँ पे जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, क्वोशिएंट जो होता है मेरा, ये क्या कहता हूँ मैं इसको, क्वोशिएंट। तो x × 2 क्या होता है, x × 2 क्या होगा, 2x आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास, 0। एक एग्जाम्पल और देखते हैं,
जैसे मान लो 3x² डिवाइडेड बाय, मुझे डिवाइड करना है जस्ट सपोज 3x से, है ना। तो एक तरीका तो वो था कि हम डायरेक्ट काट दें, लेकिन अगर मुझे इसको इसी फॉर्म में सॉल्व करना हो तो मैं इसको कैसे लिखूँगा? तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा 3x/3x² लिखूँगा, जहाँ पे 3x² को मैं क्या लिखता हूँ, ये होता है हमारा डिविडेंड जो डिवाइड हो रहा है, और ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। इसकी भी एक नोटेशन मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। खैर, अब मुझे बताओ कि अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या चूज़ करूँ जब मैं 3x का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 3x² मिल जाए प्यारे बच्चों। तो उसका तरीका क्या है फाइंड करने का, जल्दी वाला। जब आप 4-5 क्वेश्चन कर लोगे या 10-12 क्वेश्चन कर लोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना किससे है। तो जब मैं इसको इस फॉर्मेट में लिखूँगा, यहाँ पे ये क्या है मेरा डिविडेंड और दिस इज़ नोन एज डिवाइज़र, है ना। तो 3 से 3 कट गया, एक x से एक x कट गया, ठीक है, बचा क्या, x। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ये मैंने क्या करा है, मैंने जस्ट 3 से 3 को कैंसिल करा है और एक x से एक x को काटा है, क्योंकि यहाँ पे x² है ना, इसीलिए मैंने बोला था ना कि x² को मैं x × x लिख सकता हूँ, ठीक है बेटे। तो मुझे x मिल गया। इसका मतलब मैं जब यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 3x × x विच इज़ 3x²। रिमाइंडर क्या आ गया, 0। बात समझ में आ रही है? तो यही कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ पे डिवीज़न में लेके आऊँगा बेटा। अब हमने यहाँ पे मालूम है एक चीज़ बड़ी मज़ेदार वाली देखी है, वो क्या सर, देखो यहीं पे नोटिस कर लेते हैं। जैसे जब हमने 3x का मल्टीप्लाई x में करा, है ना, तो 3x² मिला और हमें रिमाइंडर क्या मिला, 0। तो मैं इसको एक अलग तरीके के नोटिफिकेशन में लिख सकता हूँ, देखो कैसे। जैसे मैंने 3x² को डिवाइड करना है 3x से, है ना, तो मैंने यहाँ पे x का मल्टीप्लाई करा था तो मुझे मिला क्या, 3x²। मल्टीप्लाई करने के बाद रिमाइंडर क्या बचा, 0। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये 3x² आया कहाँ से होगा, किस किस के कॉम्बिनेशन से मिलके आया होगा, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, चाहे वो 6th में, चाहे 7th में, चाहे 8th में, लेकिन 9th में पढ़ेंगे हम, और 10th में भी हमें पढ़ना पड़ेगा, है ना। देखो बड़े ध्यान से, जब मैं इसका मल्टीप्लाई 3x के साथ करा, मैंने 3x का मल्टीप्लाई मैंने x के साथ करा, सुनना ध्यान से, और जब मैं इसमें रिमाइंडर ऐड कर दूंगा 0 तो मुझे पूरा मिला के क्या मिल जाएगा, ये डिविडेंड। ये एक हमारे पास नया टॉपिक हो गया, सही बात है। एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लो 7 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, तो मैं 2 3 जा 6, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, रिमाइंडर बचा 1। बट ये 7 कैसे आया होगा, 7 ऐसे आया होगा सर, जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 × 3 का, है ना, और उसमें +1 जब हम ये रिमाइंडर को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, टोटल मिला के 7। देख लो, 2 × 3 6, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास चलेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन। तो 2 × 3 6 और 6 + 1 7। अब ये आपके लिए एक नई चीज़ आ गई कि सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं, है ना। तो एक तरीके से हम अंदर क्या लिखते हैं, डिविडेंड, यहाँ क्या होता है हमारा क्वोशिएंट, इसको हम क्या बोलते हैं, जो डिवाइड करता है किसी नंबर को, डिवाइज़र। फिर यहाँ पे कुछ हम माइनस करते हैं तो बचता क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। लेकिन ये डिविडेंड जो है वो एक्चुअल में आया कैसे, तो ये ऐसे आया कि जब मैं डिवाइज़र का मल्टीप्लाई क्वोशिएंट के साथ करता हूँ और उसमें ऐड कर देता हूँ क्या बेटे, रिमाइंडर, तो मुझे फाइनली डिविडेंड मिल जाता है।
ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझा है। बात समझ में आ रही है? यही हमारी इंटरेस्टिंग चीज़ थी और यही हमारा कंसेप्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डिविजन्स सीखेंगे, लेकिन एक चीज़ समझने से पहले, जैसे मान लो मेरे पास न्यूमरेटर में कोई इस तरीके का मोनोमियल पॉलिनोमियल दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। मुझे इस पूरे पॉलिनोमियल को मान लो डिवाइड करना हो x से, तो ये बताओ, ये तो एक मेरे पास पॉलिनोमियल है। आप इसको ट्राइनोमियल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल तो है ही है। ये क्या है? ये भी एक पॉलिनोमियल है, बट किस टाइप वाला? आप कहोगे सर लीनियर है, बिल्कुल लीनियर है, लेकिन क्या मैं इसको मोनोमियल बोल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं सर, एक ही टर्म में। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। देखो, लीनियर पॉलिनोमियल और मोनोमियल में डिफरेंस क्या है मालूम है? लीनियर पॉलिनोमियल में वेरिएबल की पावर ऑलवेज 1 होती है, लेकिन मोनोमियल में कुछ भी हो सकती है। मान लो x की पावर 10 है, सिर्फ यही लिखा हुआ है, तो एक ही तो टर्म है, ये भी तो मोनोमियल है ना? टर्म तो एक ही है, पावर भले ही 10 हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, आप इसको लीनियर नहीं कहोगे, क्योंकि लीनियर में वेरिएबल की पावर ऑलवेज 1 होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो हमने क्लास 8 में इसको भी डिवाइड करना सीखा था। क्या करते थे हम? अगर ऊपर पॉलिनोमियल कुछ भी, कितने भी टर्म्स वाला कोई पॉलिनोमियल लिखा हो, और नीचे अगर एक मोनोमियल लिखा हो एक टर्म वाला, तो हम इसको इस तरीके से सेपरेट कर देते थे। देन आफ्टर हम इसको सॉल्व करते थे। जैसे एक x से एक x कटा, तो यहाँ बचा मेरे पास 2x²। एक x से एक x कटा, यहाँ बचा x, और x से x गया तो यहाँ बचा 1। तो ये मेरे पास आंसर आता था। अब अगर मान लो आप इसको दुबका के, अगर मान लो इस प्रॉपर x का एलसीएम भी लो, तो x ही आएगा, x ही आएगा ना। तो फाइनली हमारे पास यही फॉर्म बन के आएगी, है ना? ये हमने एक कन्फ्यूजन दूर कराया अपना। तो ये मेरे पास क्या आया? एक आंसर आया। एक तो हम इस तरीके से डिवाइड करते थे। क्लास 8 की बात याद आ गई आपको? ठीक है, अब अगर मान लो बेटे कि इसी पॉलिनोमियल को जस्ट सपोज मुझे x+1 से डिवाइड करना हो। अब ये क्या है? एक, हालांकि लीनियर पॉलिनोमियल है, लेकिन इसको मैं बाइनोमियल कह सकता हूँ। तो आंसर है सर, मैं कह सकता हूँ इसको बाइनोमियल। ठीक है, तो जब भी हमें किसी पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड करना हो, तो हम ऐसा नहीं है कि इसको सेपरेट करके लिख लेंगे ऐसे, नहीं। जैसे अब आप इसको ऐसे लिख लो, 2x³ प्लस x² प्लस 1 कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है ना? ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, बिल्कुल गलत तरीका हो जाएगा हमारा। तो इस टाइप के डिवाइड करने को अब हम सीखेंगे कि ऐसे डिवाइड कब करें, जब ऊपर पॉलिनोमियल हो, नीचे कोई 2 टर्म वाला बाइनोमियल के बिना। ठीक है, क्लास 8 में हमने अलग तरीके से करा था, लेकिन यहाँ पे हम कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो बेटा, एक एग्ज़ाम्पल लेके चलते हैं। जब हम इस एग्ज़ाम्पल को अच्छे से समझ लेंगे, तभी हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो हमें डिविडेंड दे रखा होगा क्वेश्चन में, एक डिवाइज़र दे रखा होगा और रिमाइंडर पूछेगा। तो ये तो आपको क्लियर है ना, हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो आंसर है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, x³ + 3x² + 3x + 1। एक चीज़ हमने यहाँ पे नोटिस करी कि जब हम डिविडेंड लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो x की जो पावर है वो कम होती हुई आ रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रही है। देखो, पहले x³ आया, फिर x² आया, फिर x आया, फिर x की पावर 0 आई। तो ये फॉर्मेट सबसे सही रहता है कि हम x की पावर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आएँ, है ना, बड़े से छोटा। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। और ये क्या है? मेरा डिवाइज़र दे रखा है।
चलो, चाहे क्वेश्चन इसके ऊपर लिखो चाहे क्वेश्चन यहाँ लिखो, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब स्टेप नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या है, ध्यान देना सब यहाँ पे। सबसे पहला स्टेप ये है कि मुझे टारगेट करना है इस पहले वाले टर्म को। क्या टारगेट करना है? इस पहले वाले टर्म को, कि मुझे इसको उड़ाना है, इसको मुझे हटाना है, उड़ाना है, इसको मुझे टारगेट करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले टर्म को साइड में ऐसे लिख लूँगा। ठीक है, और इसको डिवाइड करना हूँ मैं किससे, इस बाइनोमियल के पहले वाले टर्म से। फिर से मैंने क्या समझाया कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, इस फर्स्ट टर्म को टारगेट करना है ना, मुझे इस फर्स्ट टर्म को हटाना है। ठीक है, तो मैं इसको डिवाइड करूँगा किससे, इस बाइनोमियल के पहले वाले टर्म से कर लूँगा। तो मुझे क्या मिलेगा, x² मिलेगा। जब मैं x से एक x काट दूँगा तो x² मिलेगा। इसका मतलब मैं यहाँ पे सबसे पहले मल्टीप्लाई किससे करने वाला हूँ, x² से। ये मेरी पहली स्टेप है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना ध्यान से बहुत, जो मैंने यहाँ पे x² लिखा है, अब इस x² से मुझे इन दोनों टर्म्स को, या फिर इन दोनों टर्म इस बाइनोमियल के दोनों टर्म्स को मुझे x² से मल्टीप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1। क्या बोला मैंने स्टेप नंबर 2 में, मुझे इस x+1 के एवरी टर्म को, ईच एंड एवरी टर्म को x² से मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पे लिखना है सच डैट कि x की जो पावर है, जो वेरिएबल की जो पावर है, वो सेम उसके जस्ट नीचे आए। कैसे, वो भी पता चल जाएगा। देखो, सबसे पहले मैं x का मल्टीप्लाई करूँगा x² के साथ, तो मुझे मिलने वाला है क्या, x³। ठीक है, ये तो कट जाएगा आराम से। फिर मैं +1 का मल्टीप्लाई करने वाला हूँ x² में। तो अब छानो कि यहाँ पे x² वाला कौन सा टर्म है, तो आंसर है ये +3x² वाला टर्म है। तो मैं +1 × x² जब करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, प्लस का x²। तो यही मैं समझाना चाह रहा था कि जिस वेरिएबल की पावर सेम हो उसको उसके नीचे ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि x² को आप यहाँ पे लिख दो, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि हमने क्लास 7th और 8th में लाइक टर्म्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना सीखा है। मान लो अगर मैं 3x माइनस x² को माइनस करूँ तो क्या ये होंगे? कभी नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर मैं 3x² में से x² को माइनस करूँ वो हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2x²। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। पहला स्टेप समझ में, 2 स्टेप समझ में आ गए। अब तीसरा स्टेप क्या है, जो ये तीसरा स्टेप होगा वही अब हमें दोबारा ये 3 स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे जब तक कि हमें रिमाइंडर नहीं मिल जाता है। तीसरा स्टेप क्या है, मैं यहाँ पे एक डैश का सिंबल बनाऊंगा और इस नीचे वाले टर्म्स के साइन को मैं इंटरचेंज कर दूंगा। कैसे? जैसे मुझे इसको हटाना है, तो जब मैं इसको इसमें से माइनस करूँगा तभी तो हटेगा। तो ये मैंने करा माइनस। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो जितने भी ये यहाँ पे साइन दिख रहे हैं ना इसके, ये सब इंटरचेंज हो जाएंगे। प्लस है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस। फिर से मैंने क्या बताया, मुझे जब इसको इसमें से माइनस करना हो तो यहाँ पे माइनस तो लगाऊंगा मैं। माइनस कहाँ लिखूँगा मैं? जस्ट इसके नीचे। तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गए। और जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो यहाँ पे सारे साइन कैसे हो जाएंगे? इंटरचेंज हो जाएंगे। मतलब अब ये जो प्लस है ये बदल गया माइनस में। तो इसका सेंस ये बना कि अब फाइनली इस टर्म के लिए और इस टर्म के लिए जो साइन मैं चूज़ करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ ये वाले, ना कि ये जो प्लस का और यहाँ पे जैसे पहले जब x³ प्लस का था वो। तो फाइनली x³ माइनस x³ पे कट गया, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और प्लस का 3x² माइनस का x², ये क्या बचा मेरे पास? 2x²। और एज इट इज़ जो मेरे पास बाकी के टर्म्स हैं वो मैं नोट कर दूंगा। प्लस का 3x प्लस का 1। यहाँ तक सबको समझ में आया?
क्या करा मैंने, सबसे पहले स्टेप मेरा एक्स क्यूब टारगेट था, तो मैंने इस एक्स में पहला टर्म ही मेरा टारगेट होगा, सबसे पहले मुझे इसको हटाना है। तो पहले टर्म का जब मैं डिवाइड करूँगा इस बाइनोमियल वाले पहले टर्म के साथ तो मुझे एक नंबर मिल जाएगा। ठीक है, ये क्वोशिएंट मिल गया मुझे, क्वोशिएंट मैंने यहाँ लिख दिया। फिर जब मैं इस बाइनोमियल के ईच एंड एवरी टर्म को मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ, सच डैट की वेरिएबल और जो उसकी पावर है वो बिल्कुल सेम उसके जस्ट नीचे आए, है ना। तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, अभी तो फाइनल पहले तो प्लस का चल रहा था, है ना, और प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म कौन सा है, तो मुझे ये दिखा, मैंने इसके नीचे लिख दिया, है ना। फिर मैंने क्या करा, डैश लगाया, डैश लगाने के बाद इसके साइन को मैंने इंटरचेंज कर दिया। जैसे मुझे इसको इसमें से माइनस करना था तो मैं माइनस तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, है ना। और जब मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो इसके साइन कैसे हो जाएंगे, सबके इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, सच डैट कि अब हमारे पास फाइनली इस टर्म के लिए कौन सा साइन बना, ये, और इस टर्म के लिए कौन सा साइन हम बनेगा, ये वाला माइनस का। अब आप ऑटोमेटिकली माइनस कर सकते हो, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब 0, 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। फिर उसके बाद बाकी के जितने भी टर्म्स हैं विद साइन हम यहाँ पे नोट कर लेंगे। अब जो ये 3 स्टेप मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं वही 3 स्टेप अब मैं फिर से सब में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, देखो ध्यान से। अब मेरा इसके लिए टारगेट क्या होगा, सबसे पहले 2x स्क्वायर को हटाना। तो मैं साइड में 2x स्क्वायर को डिवाइड करूँगा किससे, x से। वेरी गुड। तो मुझे क्या मिलेगा बता सकते हो, x से x गया, 2x बचा, प्लस का है ये, प्लस का ध्यान देना, प्लस का है ये भी एक्स स्क्वायर प्लस का था, लेकिन शुरू के टर्म अगर पॉजिटिव हो तो मैं उसको प्लस नहीं, प्लस आगे लिखता नहीं हूँ, कोई नहीं लिखता है। अगर नेगेटिव होता तो मैं यहाँ पे माइनस लगाता, है ना। तो 2x बचा प्लस का 2x। ठीक है, अब क्या करूँगा, जो स्टेप मैंने यहाँ पे यूज़ करे थे, पहले x का मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के 2x के साथ, तो मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर। अभी ये प्लस का ही चल रहा है ना। फिर 1 का मल्टीप्लाई करूँगा प्लस के 2x के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई प्लस के 2x के साथ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, प्लस का 2x ही मिलेगा, 1 इंटू 2x 2x। अब देखो x की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1 इंटू 2x इक्वल टू 2x। तो यहाँ पे x की पावर 1 चल रही है। अब छानो, अब ढूंढो कि यहाँ पे x की पावर 1 वाला कौन सा टर्म है, तो एक ही टर्म है 2x। फिर क्या करा था मैंने, एक डैश लगाया था थोड़ा नीचे करके, और इसको इसमें से जब मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे माइनस साइन लगाऊंगा। माइनस साइन लगाने के बाद ही हम यहाँ पे साइन को इंटरचेंज कर देंगे, मतलब इस बार ये साइन प्लस का है तो यहाँ हो जाएगा माइनस का। हाँ, अगर यहाँ प्लस माइनस का होता, अगर यहाँ पे प्लस की जगह माइनस होता तो यहाँ पे प्लस का हो जाता। और इस वाले टर्म के साथ, इस वाले टर्म के लिए फाइनली मेरा कौन सा साइन चूज़ हुआ, ये वाला। और 2x अब क्या, अब 2x प्लस की जगह अब किसका हो गया, माइनस का। स्टेप समझ में आ रहे हैं, ये हम माइनस कर देंगे, कैंसिल हो गए, ये प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, और प्लस का 3x माइनस का 2x बचा क्या, x। बाकी बचे टर्म को हम यहाँ पे लिख देंगे +1, है ना। अब आप कहोगे सर यहाँ भी x + 1 है, यहाँ भी x + 1 है, तो देखी जाए तो मैं यहाँ पे एक तरीके से +1 से मल्टीप्लाई कर दूँ या यहाँ पे +1 लिख दूँ। अगर ऐसे भी समझ में आ रहा, छोड़ो, फिर से वही स्टेप यूज़ करो। x का, इस टर्म को मुझे कैंसिल करना है, तो x डिवाइड बाय x, इस वाले टर्म के मैं डिवाइड कर दूँगा, इस टर्म को इस टर्म से डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा, प्लस का 1, है ना, +1 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर x का मल्टीप्लाई करूँगा मैं +1 के साथ तो x आएगा, फिर से +1 का मल्टीप्लाई +1 के साथ करूँगा तो +1 ही आएगा, यही आ गया, है ना। तो जब मैं यहाँ पे माइनस लगाऊँगा, माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ भी साइन सारे इंटरचेंज हो जाएंगे, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 0, है ना। ये कुछ मैंने स्टेप्स को यूज़ करके ये डिवाइड
करा है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में रिमाइंडर यहाँ बच सकता है, इसलिए घबराने वाली बात नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चन में रिमाइंडर 0 आएगा, कुछ में रिमाइंडर बच सकता है। अच्छा, जिसमें 0 आ रहा है ना, जिसमें रिमाइंडर 0 आ रहा है, यही हमारी एक तरीके से रिमाइंडर थ्योरम होती है। लेकिन एक्चुअल में क्या होती है वो हम सीखेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन डिवीज़न कैसे होता है ये हमने यहाँ पे एक फॉर्मेट में सीखा। इस वीडियो में हम सिर्फ यहीं तक ही सीखते हैं। अगली वीडियो में हम कुछ डिवीज़न के बेस पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम सीखेंगे रिमाइंडर थ्योरम, एक्चुअल में रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है, ठीक है स्टूडेंट्स।